गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें यहाँ पर बताना है कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। मतलब इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के का कोई सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन है तो इसको कंसिस्टेंट कहेंगे, अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इसको इनकंसिस्टेंट कहेंगे। आइए इसको देखते हैं। अब कब इसमें यहाँ पर देखिए तो x का ऑप्शन क्या है 5, y का ऑप्शन 4 और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म जो है 8 है। तो इसको लिखेंगे a1, यानी ऊपर वाले इक्वेशन a1 इज इक्वल टू 5 और b1 का मतलब हो गया ये y का ऑप्शन -4 और c1 कितना है 8। उसके बाद अब यहां पर लिखेंगे a2, दूसरा वाले इक्वेशन को a2 से, x का ऑप्शन को a2 7 और y का ऑप्शन को b2, ये हो गया 6 और c2 ये हो गया -9। अब हमें यहां पर a1 अपॉन a2 निकालेंगे। a1 अपॉन a2 तो a1 5 अपॉन 7, अब ये तो और शॉर्ट किया नहीं जा सकता। अब b1 अपॉन b2 निकालेंगे। यहां पर b1 अपॉन b2, अब b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो कितना आएगा -4 अपॉन 6। इसको शॉर्ट कर लेते हैं तो ये हो गया -2 अपॉन 3। तो इस तरीके से यहां देखा जाए तो अब हमें c1 अपॉन c2 निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं आया। अगर इक्वल आ जाता तब c1 अपॉन c2 निकालते। तो अब यहां पर लिख देंगे, देखिए a1 अपॉन a2 की वैल्यू 5.7, b1 अपॉन b2 की वैल्यू -2 अपॉन 3। तो यहां हम कह देंगे कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसलिए ये जो यहां पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका केवल एक सॉल्यूशन होगा। तो यहां लिखेंगे इक्वेशन हैज ओनली वन, या इसे कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका केवल एक सॉल्यूशन होगा। और जब सॉल्यूशन अगर इसका है, चाहे वह एक हो या बहुत सारे सॉल्यूशन हो, तब इसको कहेंगे इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो अगर कोई नहीं होता तब इनकंसिस्टेंट कहलाता। तो इस तरह से हमें बताना। तो यहां पर दो चीजें हमने देखा, कंसिस्टेंट कब होता है, जब इसका कोई सॉल्यूशन हो। अब सॉल्यूशन में यहां पर कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन है, यानी केवल और केवल इसका एक सॉल्यूशन होगा। जब इस तरह की कंडीशन आएगी तब। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट्स को देखते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, हमें बताना है कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब अगर इसका कोई सॉल्यूशन हो, चाहे वह एक सॉल्यूशन हो चाहे बहुत सारे सॉल्यूशन हो। तो आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर पहला इक्वेशन जो है इसको मान लेते हैं a1, तो ये हो गया 9, उसके बाद b1 ये हो गया 3, अब ये हो गया c1 ये हो गया 12, ठीक। अब और इसके बाद अब आइए देखते हैं अब a2, इसका जो दूसरा इक्वेशन है इसको a2 है 18x कोएफिशिएंट और यहां पर y कोएफिशिएंट को b2 कितना हो गया 6 और c2 कितना हो गया 24 आया। अब हमें क्या करना है, a1 अपॉन a2 निकालना है। यहाँ पर a1 अपॉन a2 तो 9 अपॉन 18, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 2 आएगा। अब b1 अपॉन b2 निकालते हैं तो ये हो गया 3 अपॉन 6, इसको भी सॉर्ट कर लेते हैं तो 1 अपॉन 2 आएगा। देखिए अब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल हो गया। अब हमें c1 अपॉन c2 निकालना पड़ेगा। c1 अपॉन c2 निकालते हैं तो ये कितना है, c1 है 12 और यहां कितना है 24, इसको जब सॉर्ट करेंगे तो 1 अपॉन 2। अब यहां पर हम कह सकते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस तरह की कंडीशन आ गई, यानी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 सब की वैल्यू सेम है, सब हाफ है, सब इक्वल है। तब यहां पर हम कहेंगे हैज मेनी सॉल्यूशन। इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। यानी अगर बहुत सारे सॉल्यूशन है, चाहे एक सॉल्यूशन है या बहुत सारे सॉल्यूशन है, तब हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक कंसिस्टेंट इक्वेशन है। ये कंसिस्टेंट इक्वेशन है। तो हैज मेनी सॉल्यूशंस या इनफिनिटली
मेनी सॉल्यूशंस आप कह सकते हो, तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। जब ये इस तरह कंडीशन आएगी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तब आप इसको याद रखिएगा, ये इसके बहुत सॉल्यूशन होंगे। स्टूडेंट्स इसको भी देख लेते हैं। हमें यह बताना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो आइए देखते हैं क्या पहले पता ये लगाएं कि इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो आइए कंपेयर करते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड है। तो यहां पर a1 इज इक्वल टू कितना हो गया 2, b1 इज इक्वल टू कितना हो गया -3 और c1 कितना है यहां पर 8 है। और अब a2 देखते हैं, a2 कितना है 4 और b2 कितना है, b2 है -6। अब c2 कितना है यहां पर, c2 जो है वह 9 है। अब हमें a1/a2 निकालना पड़ेगा, a1/a2, आइए a1/a2 निकालते हैं। तो 2/4, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1 कितना आया 2, तो ये रेशियो मिला 1/2। अब आइए दूसरा देखते हैं, b1/b2 देखते हैं। तो b1/b2 देखते हैं तो कितना आया, ये -3 है और -6 है, तो इस ये कट जाएगा, नेगेटिव प्लस और 1/2। देखिए a1/a2 b1/b2 सेम आ गया। अब c1/c2 देखेंगे, c1/c2, तो c1/c2 में 8/9। तो यहां पर देखिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ये दोनों तो सेम है लेकिन ये सेम नहीं है। तो इसके लिए लिखेंगे सिंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, क्योंकि c1/c2 इक्वल नहीं है। इन दोनों की वैल्यू हाफ है, इसकी वैल्यू 8/9 है। तो जब दो इक्वल और तीसरा यानी c1/c2 इक्वल नहीं है, तब हम यहां पर कहेंगे हैज नो सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कहने का मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन होगी, तो कोई सॉल्यूशन इसका है ही नहीं। जब इसका इस तरह की कंडीशन आती है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता। जब कोई सॉल्यूशन नहीं है तो हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है ये कैसा इक्वेशन है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इस तरह से आपको पता लगाना है। तो आपसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए इसे कितना सॉल्यूशन है कि नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन है कि बहुत सारे हैं। तो हैज नो सॉल्यूशन, अगर कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो इसको हम लोग कहते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कहेंगे। तो इस तरह से हमने आपको 3 एग्जांपल समझाया, जिसमें एक यूनिक सॉल्यूशन था, उसके बाद मेनी सॉल्यूशन था, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आप पूछ सकता है, ये आपसे एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है ये, या तो 1 नंबर का ऐसे भी पूछा जा सकता है। इसको आप 3 को अच्छे समझ लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट कराएंगे। थैंक यू।